आपका स्वागत है, अभिनंदन है भावगंगा की 229वीं कड़ी में 229th एपिसोड में। आज हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज करवा चौथ है। आज भारतीय नारियां अपने पति के परिवार के कल्याण के लिए तपस्या करती हैं, व्रत रहती हैं, पूजा करती हैं। तो इस त्योहार के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और सभी परिवार सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपस में परस्पर प्रेम बना रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की भावगंगा का यह अंक शुरू होता है। कल की जो भावगंगा हुई थी, जो अधिकांश महेंद्र जी के प्रश्न के उत्तर में थी, ये हमारे टैक्सेस कितने जाते हैं और उसका क्या सदुपयोग या क्या दुरुपयोग होता है, तो वह उन्होंने सुना था पूरा, और उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर जवाब और विश्लेषण। आपको बहुत प्रणाम सर, क्योंकि आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस टॉपिक को अपने भावगंगा में सम्मिलित किया। और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं समय समय पर आपसे मार्गदर्शन लेता रहूँगा, और आशा करते हैं जल्द ही आपसे मुलाकात हो। धन्यवाद महेंद्र जी, आपके माध्यम से ये चर्चा यहाँ पर हुई और सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। आपने अपने प्रतिक्रिया दी, आप संतुष्ट हुए। ये भावगंगा के लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से आज एक शुक्ला जी का प्रश्न है, उस पर चर्चा करेंगे। उस पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे और प्रतिक्रियाएं। निशीथ भटनागर जी हैं, गुजरात में, सूरत में हैं। वह तो अपने ऑफिस में भावगंगा लगा देते हैं और ढेर सारे लोग एक साथ सुनते हैं। तो उन्होंने लिखा है, सर आप बहुत ताकत मिलती है आपके इन वीडियो को देखकर, ऐसा लगता है शरीर में नई ऊर्जा आ गई है। तो बहुत बहुत निश्चित जी, सकारात्मक विचार हमेशा ऊर्जा देते ही हैं। संपूर्णता हमेशा ऊर्जा देती है। संपूर्णता से जुड़ाव हमेशा ऊर्जा देता है। चाहे वो जुड़ाव आप अपने अंदर के महसूस करें या भावगंगा के माध्यम से सुनकर महसूस करें, जब भी आपको यह आभास रहेगा कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों से जो आप जुड़े हुए हैं, जो वास्तविकता है आपका इस धरती पर एग्जिस्टेंस संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की वजह से ही है। आप पैदा ही संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों से ही होते हैं। भले ही माता और पिता उसका माध्यम बनते हों, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सूरज भी है, धरती भी है, तमाम सारे और तरंगे भी हैं। सबकी वजह से हवा भी है, पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, जितने मिनरल्स धरती पर हैं वो भी हैं। संपूर्णता के वजह से आप इस धरती पर हैं, आपकी उत्पन्न भी हुए हैं और पल भी रहे हैं, और पालन पोषण मतलब पोषण भी हो रहा है। तो उस संपूर्णता से जब आप हमेशा जुड़ाव महसूस करेंगे तो आप ऊर्जा मिलेगी ही मिलेगी। जो ऊर्जा लगातार मिल रही है उसका आभास आपको होने लगेगा, और आपको लगेगा कि आप कभी कमजोर नहीं हैं। अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत परेशानी भी है तो उस संपूर्ण ऊर्जा की तुलना में, संपूर्ण जुड़ाव की तुलना में बहुत छोटी है, और वह परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप अपने को कभी थका बूढ़ा नहीं महसूस करेंगे, थका मादा नहीं महसूस करेंगे। आप हमेशा शक्तिशाली महसूस करेंगे, एक स्फुरण महसूस करेंगे। तो इन वीडियोस की ताकत नहीं है, यह आपके अंदर जो छिपी हुई ताकत है, जो जुड़ाव है संपूर्णता से, जो लगातार संपूर्णता आपको शक्ति दे रही है। बस उस शक्ति का आपको एहसास शायद यहाँ से हो जाता है कि हाँ, हम ताकतवर हैं, हम कमजोर नहीं हैं।
हमारी देखभाल करने वाली संपूर्ण सृष्टि है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों से हम जीवित हैं और हमारी शक्तियां जीवित हैं। तो जब यह एहसास होगा तो आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, कभी अपने को कमजोर नहीं मानेंगे। जब आप विराट ब्रह्मांड के एक जीवंत अंग हैं तो फिर पूरे विराट ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है ही, लेकिन उस शक्ति का एहसास तो करिए। अगर आपका हाथ आपके शरीर की पूरी शक्ति का एहसास नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पैरालाइज्ड है, और वो पैरालाइज्ड, उसको स्वस्थ होना है। यहाँ तो आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर एहसास नहीं कर रहे हैं तो ये मेंटल पैरालिसिस है। फिजिकल पैरालिसिस तो शायद दूर होने में समय भी लगता है, लेकिन मेंटल पैरालिसिस, मानसिक लकवापन दूर होने में तो सेकंड लगते हैं। केवल स्फुरण, केवल चेतना, केवल बस पता चल जाए, इतना ही काफी है। तो धन्यवाद निशित जी, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपने व्यक्त की और उसी के माध्यम से ये चर्चा भी संभव हो पाई। ये सर बहुत ताकत मिलती है आपके इन वीडियो को देखकर, ऐसा लगता है जैसे शरीर में नई ऊर्जा आ गई। धन्यवाद निशित जी। और शिवशरण दास जी ने आज भावगंगा में अपना एक आलेख लिखा है, जिसकी एक लाइन पर चर्चा जरूरी है, इसलिए उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर शुक्ला जी के प्रश्न पर आ जाएंगे। शुक्ला जी के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा होगी। उसके बाद भी अगर कुछ समय बचा तो एक व्यंग लेख आपके लिए तैयार कर रखा है। पहले भी कई आध बार सुनाया था, लेकिन फिर उसकी जरूरत है संतुलन के समझने समझाने के लिए। और संतुलन जब असंतुलित होता है तो क्या क्या होता है, वो उसके भी बड़ी सुंदर व्याख्या बन जाएगी। उलार या उल, ये है व्यंग लेख है, बहुत पुराना है, छपा भी था तमाम सारी मैगजीन्स वगैरह में। लेकिन और श्रीलाल शुक्ल जो बहुत मशहूर व्यंगकार थे, वो कहते थे कि इससे बेहतर व्यंग उन्होंने नहीं पढ़ा है, सुना है। तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले शिवशरण दास जी की इस लाइन पर कुछ बातचीत। कहते हैं कि जिस बात को दिल और दिमाग चाहे, लेकिन यदि हमारी आत्मा न चाहे तो उसे नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जिस बात को दिल और दिमाग चाहे, लेकिन यदि हमारी आत्मा न चाहे, उसे नहीं करना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि आत्मा क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि दिल तो आपने कहा कि एक तरह से जो हमारा संवेग है, चाहे वो प्रेम का हो, घृणा का हो, या जो भी हो, वह दिल हो गया। दिमाग जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो दिमाग है। तो दिमाग हमेशा ज्यादातर अपने बारे में सोचता है, अपने को और बेहतर करने को, और शक्तिशाली करने को, और खुशहाल करने को सोचता है, उसके उपकरण ढूंढता है। तो दिल और दिमाग दोनों अधिकांशतः अपने और अपने आसपास के परिवेश के लिए, चाहे वो परिवार हो, खुद का अपने समाज भी उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन आत्मा न चाहे उसे नहीं करना चाहिए। तो यह आत्मा कैसे पता चलेगी कि आत्मा क्या चाहती है? क्या आत्मा से आपका संवाद हुआ है? होता है? आत्मा है क्या? एक कॉन्सेप्ट के रूप में ठीक है, लेकिन इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है आत्मा का? और अगर हम आत्मा का व्यवहारिक स्वरूप जान लें
तो फिर वाकई जो असली धर्म है इस ब्रह्मांड में, उसका व्यवहारिक रूप भी जान जाएंगे और व्यवहारिक क्रिया में उतारना शुरू कर देंगे। तो शिवशरण दास जी की इस बात से बहुत महत्वपूर्ण बात उभरी कि हम कैसे जाने कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, और आत्मा क्या चाहती है जानने के पहले हमें यह जानना होगा कि आत्मा है क्या। अगर हम जान लें, हर व्यक्ति 135 करोड़ लोग भारत के और 700 से ऊपर करोड़ लोग दुनिया के जान लें कि आत्मा क्या है और आत्मा क्या चाहती है, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम आराम से हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः भी आराम से हो जाएगा। पूरी धरती पर हम सुखपूर्वक रहने लगेंगे। और जो अति मानव, सुपर कॉन्शियसनेस से समृद्ध मानव, जो अरविंद भी कहते हैं और भी लोगों ने कल्पनाएं की हैं, और मुझे भी दिखता है कि मनुष्यता को उस दिशा में जाना है, तो लेकिन उसके लिए जानना जरूरी कि आत्मा क्या है और आत्मा क्या चाहती है। जब आप आत्मा को जानेंगे, आत्मा कैसे बोलेगी वो जानेंगे, तभी आप जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आत्मा के अनुसार, दिल और दिमाग के अनुसार तो हम करते ही रहते हैं, जो भी हम करते हैं दिल और दिमाग के अनुसार ही करते हैं। दिल और दिमाग का क्या रिश्ता है, इस पर एक शेर भी है कि अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने इश्क, पास बाने, अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने बुद्धि को एक शब्द इस्तेमाल किया है, दिमाग के लिए या अपने सोचने समझने के लिए। अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, बुद्धि को उन्होंने अक्ल कहा। अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। कभी कभी दिल को तन्हा छोड़ दीजिए। अपने अक्ल हमेशा एक सुरक्षा कवच या तलवार के रूप में दिल के पास रहती है, तो इसे कभी कभी खुला छोड़ दे। मतलब अपने दिल के अनुसार, अपने स्वच्छंदता के अनुसार, अपने आवेगों के अनुसार भी कभी कभी चलना चाहिए। हमेशा अक्ल की बंदिश हमारे विचारों पे और भावनाओं पे नहीं लगनी चाहिए। ये तो ठीक है, भावों पे नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जब आप आत्मा, दिल और दिमाग के बारे में संदर्भ में ये शेर था, लेकिन जब आप थर्ड डायमेंशन आत्मा को इसमें लाना चाहते हैं, और यदि हमारी आत्मा न चाहे तो उसे नहीं करना चाहिए, दिल दिमाग कहे तब भी, दिल दिमाग न चाहे तब भी, या दिल दिमाग कोई काम करने को कहे और वो आत्मा न चाहे तो उसे नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैंने कई बार कहा भी है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, पास्ट, प्रेजेंट, काल, समय, ये जो एग्जिस्टेंस है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। हर धर्मों में जिसको भी ईश्वर कहा गया है वो वही है। संपूर्णता, एग्जिस्टेंस, इसमें काल, समय, स्पेस सब है। और जो पूरा ब्रह्मांड और उसमें जो कुछ है, हम भी सब उसके एक जीवंत अंग हैं। पूरा ब्रह्मांड एक जीवन स्वरूप है और हम उसके जीवंत अंग हैं। तो हमारा उससे जो जुड़ाव है वही आत्मा है। इस हाथ का इस शरीर से जो जुड़ाव है, एक तरह से यही इसकी आत्मा है। आत्मा केवल संपूर्णता से जुड़ाव की भावना ही आत्मा है, जो आपके अंदर है। आप जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आत्मा आपके अंदर है। उसको केवल समझना है बस।
तो जब आप अपने अंदर उस संपूर्ण विराटता से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वह जुड़ाव का भाव ही आत्मा है। अब जब आत्मा कैसे बोलेगी? उस जुड़ाव की भावना के साथ जब आप कोई फैसला लेंगे तो वह आत्मा की आवाज होगी। समझिएगा ये बात कि जब आप संपूर्णता से जुड़ाव की भावना के साथ कुछ सोचेंगे या कुछ निर्णय लेंगे तो वह आत्मा की आवाज होगी। जब आप केवल अपने बारे में सोच करके कुछ फैसला लेंगे तो वह आपकी अक्ल की आवाज होगी। लेकिन अब आप सब आसपास के परिवेश से सबसे जुड़ाव के सबसे महसूस करते हुए, सबके बारे में सोचते हुए या परिवेश में किसी एक से खास तौर से आकर्षित होकर के सोचते हुए, वह अगर आकर्षण का भाव है तो वह दिल की आवाज हुई। वहां अक्ल की आवाज थी, ये दिल की आवाज हुई। लेकिन जब आप संपूर्णता से जुड़ाव महसूस करते हुए सोचते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो वह आत्मा की आवाज हुई, वह संपूर्णता की आवाज हुई। आपके अंदर जो आत्मा है, जो संपूर्णता से जुड़ा हुआ हिस्सा है या संपूर्णता से जुड़ा हुआ जो तार है, संपूर्णता से जुड़ा हुआ जो भाव है, जब आप उसको ध्यान में रख करके कोई फैसला करते हैं तो वह आत्मा की आवाज हुई। इसको आप जो मैनेजमेंट का या व्यवहार का या जीवन का सिद्धांत विन 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 बार बार कहता हूं, उसके थर्ड डायमेंशन को सोच लीजिए कि जो पहला विन है वह आपके अपने बारे में है या दो एंटिटीज जो एक दूसरे से व्यवहार कर रही हैं उनके बारे में है। लेकिन विन विन में अपने बारे में और सामने जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसके भले के बारे में भी सोच रहे हैं, अपना भला भी हो, उसका भी भला हो। लेकिन जब दोनों के अलावा आप दोनों के अलावा इस धरती पर इस एग्जिस्टेंस में जो कुछ एग्जिस्ट करता है उसको भी ध्यान में रखते हुए जब कोई निर्णय करते हैं तो वह सही मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है या वह आत्मा की आवाज होती है। ये थर्ड विन जब आपके भाव में आ जाएगा तो यह आपकी आत्मा की आवाज होगी। आत्मा की आवाज संपूर्णता की आवाज। तो यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आत्मा की आवाज आती कहां से है। ये एकदम एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये कल्पना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल शेप में भी किया जा सकता है। आप कोशिश करके देखिए, कोई भी निर्णय करने के पहले अगर आप संपूर्णता को ध्यान में रख करके निर्णय करिए तो देखिए आपको कैसा अनुभव होता है। वही आत्मा की आवाज। अभी हम प्रोग्राम में हैं, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं शुक्ला जी के एक प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर अनेक लोगों के मन में उठता है, तो इसलिए इस पर भी चर्चा करनी मतलब जरूरी है। कल जिस तरह से हम लोगों ने महेंद्र जी के प्रश्न पर चर्चा किया और वो बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी। ये आज के कोर इश्यूज हैं, मुख्य इश्यूज हैं, तो इन पर चर्चा होती रहनी जरूरी है। YouTube पर
ये प्रोग्राम कुछ टेक्निकल कारणों से रुक गया है, तो इसलिए अब हम लोग फेसबुक पर ही इसको पूरा करेंगे और यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डेड वर्जन फिर उस पर डाल देंगे, तो वहाँ भी ये रहेगा। लेकिन अब लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर इस समय नहीं हो पा रहा है। शुक्ला जी का प्रश्न है या ऑब्जर्वेशन है, दोनों ही हैं, कि हमेशा से लोग अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते आए हैं। हमेशा लोग अपनी पार्टी की पसंद को, अपने पसंद की पार्टी को ही वोट देते आए हैं, उम्मीदवार कोई भी हो। यदि पार्टी की परवाह न करें और काबिल उम्मीदवार को जिताएं तो त्रिशंकु विधान लोकसभा बनेगी और परस्पर सहमति नहीं बन पाएगी, तो ऐसे में सरकार कैसे काम करेगी? ये प्रश्न अक्सर बड़ी पार्टियां ही लोगों के दिमाग में भर देती हैं और वही उनके दिमाग में घूमने लगता है। वो जिताऊ पार्टी ढूंढने लगती हैं कि इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है, बस उस पार्टी को जिताना, चाहे उसके उम्मीदवार कोई भी हो। और जब किसी पार्टी का ज्यादा जिताऊपन लोगों के तरफ, चारों तरफ चलने लगता है, तो जो उम्मीदवार हैं, जो MP MLA भी हैं, वो भी अपने अपने पुरानी पार्टियां छोड़ कर उस पार्टी में, जिताऊ पार्टी में घुसने लगते हैं। एक अजीब सा भेड़ चाल इधर से उधर, उधर से इधर होती रहती है। आप किसी भी पार्टी में देखिए, अच्छे लोग कम जाते हैं, यही सब इधर से उधर होते रहते हैं। किसी पार्टी का कोई अपना न वसूल है, न कोई सिद्धांत है, बस सत्ता पाना और उसके बाद अपने चहेतों के जेबें भरना। बाकी तो जुमले हो जाते हैं, जितने वादे हैं वो तो जुमले हो जाते हैं। और सभी पार्टियों का यही हाल है, किसी एक पार्टी का नहीं है। तो यह शुक्ला जी जो बात आप कह रहे हैं और जो बात फैलाई गई है, ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा फैलाई गई है। मीडिया में भी वही कहते हैं, इसलिए वही सब लोग सुनते हैं और वही प्रश्न पूछते हैं। अभी इसका विस्तार से जवाब देंगे। और जो हमारी किताब है संविधान कथा, जागो गणराज्य जागो, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा है। उसी से 2-3 पेज आपके सामने अभी रखता हूँ। आशा है कि आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर फैसला तो जनता को करना है, जनता मालिक है, वो जान ले, उसके बाद जो चाहे सो करे। फिर वो कहते हैं कि आज की विकट समस्या धार्मिक असहिष्णुता है। जब धर्म के आधार पर आप वोट मांगेंगे और वोट देंगे तो यह असहिष्णुता बढ़ेगी। संविधान तो कहता है कि व्यक्ति मानिए। भारत में जितने लोग हैं सब एक व्यक्ति हैं, भारत की संतान है, और भारत की संतान के साथ साथ धरती माँ की संतान है। और इसीलिए हमारे संविधान में हिंदुस्तान के सारे लोग सुख समृद्ध और शांति से तो रहें ही, पूरी धरती के लोग सुख समृद्धि और शांति के साथ रहें, इसकी परिकल्पना की गई है। और हमको और हमारे द्वारा चुने हुए सरकारों को, यानी कि हमारी सरकारों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि विश्व शांति के लिए भी कार्य करते रहें। इस चीज को गहराई से समझना है कि हमारा संविधान क्या कहता है। और संविधान क्या है? हमारी आवाज है, हमारे ही अंदर के सपने हैं। वो उस समय हम भारत के लोगों ने लिखा था, आजादी के दीवानों ने लिखा था, लेकिन वो आज भी हमारी आवाज है और हमारे ही सपने हैं, हमारे शहीदों के सपने हैं। तो ये चीज आपने तो केवल इतना पूछा है कि त्रिशंकु विधानसभाएं या लोकसभाएं होंगी तो कैसे चलेगा। लेकिन त्रिशंकु क्या एक ऐसी स्थिति अगर आ जाए कि इन पार्टियों से ऊपर हर जगह से, पार्टियों से अलावा इंडिपेंडेंट या
एकदम से पार्टियों से अलग जनता के कैंडिडेट्स, जनता अपने आसपास जो सबसे अच्छा व्यक्ति है, जो सेवा कर रहा है, उसको प्रत्याशी बनाए और जिताए। ऐसे सारे लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच जाएं। एक भी ट्रेडिशनल पार्टीज एक भी नहीं, ऐसे लोग पहुंच जाएं। संविधान में यही कल्पना की गई है, यही ऐसा ही संविधान बनाया गया। पार्टियां तो 89 में संविधान में बस डाल दी गई हैं अपने कुनबे को बचाने के लिए, एंटी डिफेक्शन बिल के माध्यम से। अन्यथा संविधान में ये पार्टी वार्टी का कोई जिक्र ही नहीं था। कल भी मैंने कहा था कि पार्टियां तो हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि, और वहां चुने जाने के बाद पार्टियों की राय रखने लगते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि कहाँ रहे? और पार्टियों का दबाव से अगर वो कुछ करने लगते हैं तो संप्रभुता कहाँ रही देश की? तो वह अलग विषय है। लेकिन अगर जनता अच्छे ऐसे इंडिपेंडेंट लोग सारे विधानसभाओं में और लोकसभा में भर दे, संविधान यही चाहता था, तो अब वो सब अच्छे लोग जो वहां पहुंचेंगे, वो जिसको मेजॉरिटी में, जिस व्यक्ति को मेजॉरिटी में अपना नेता मान लेंगे, बहुमत जिसके साथ होगा, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जितने दिन बहुमत रहेगा उतने दिन वो व्यवस्था या सरकार चलेगी। जब किसी और को हो जाएगा तो वो चलाने लगेगा, क्योंकि वो सब सेवक हैं। सेवक तो बदले जा सकते हैं, कोई राजा थोड़ो है कि वही उन्हीं को रहना है या उन्हीं परिवार को रहना है। और अधिक से अधिक यह होगा, त्रिशंकु सरकार होगी, गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव होगा, तो उस पर ही मैं वो अपना जागो गणराज्य जागो से 2-3 पेज आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये भी हो चुका है। बिहार में चुनाव हुए 90 वगैरह के आसपास, 2001 के आसपास चुनाव हुए, सरकार नहीं बन पाई। 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुए। क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक जिसको संकट कहती है दोबारा चुनाव को, वो संकट नहीं, उसके लिए वरदान है, एक अवसर है, एक त्योहार है। वो सब डिस्कस करूंगा। लेकिन जो आपने कहा कि त्रिशंकु सरकारें स्टेबल गवर्नमेंट से खराब होती हैं, ये बात निकाल दीजिए। जब सरकारें ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट हो जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2/3 बहुमत से जब सरकारें आ जाती हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा जानते हैं क्या है? लोकतंत्र को ही, आपकी शक्ति को ही, आपके मालिक होने को ही। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात मैं आपसे बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने स्वीकार किया है कि जब भी बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से सरकार आ जाती है, तब वह सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाने लगती है। सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, जहां तक कार्यपालिका का सवाल है, एग्जीक्यूटिव का सवाल है, ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने, मंत्री लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के बार बार फैसलों के बाद मंत्री लोगों का काम केवल विभाग के लिए नियम कानून बनाना है, कैसे सेवा किया जाए उसके गाइडलाइंस देना है, विधानसभा या लोकसभा में जो कानून पारित होते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसकी गाइडलाइंस देना है। लेकिन ऑफिसर्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह एग्जीक्यूटिव का काम है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके लिए गाइडेंस वहां से लेनी है और फैसले सारे एग्जीक्यूटिव को करने हैं। एक आदमी वहां गलत कर सकता है तो एक कमेटी बनाइए टॉप एग्जीक्यूटिव्स की और वो फैसला करें। एग्जीक्यूटिव के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस को अपने हाथ में ले लेने से लेजिस्लेटिव, अगर एग्जीक्यूटिव का ये काम करती है तो एग्जीक्यूटिव मात्र जनता का सर्वेंट नहीं, इन मिनिस्टर्स का सर्वेंट हो जाता है। यह हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीजंस के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं करा पा रही है।
ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, सॉरी एक बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन इससे भी बड़ा और एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल नहीं, खतरा है कि अगर बहुत बहुमत से सरकारें आती हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पर भी दबाव डालने लगते हैं कि इस तरह के फैसले होने लगे। इसलिए इस तरह के खतरे ना आए तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी की सरकारें तो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन मेजॉरिटी की सरकारों से कहीं बेहतर ऑनेस्ट और काम करने वाली, जनता के लिए काम करने वाली त्रिशंकु सरकारें होती हैं। आप इतिहास देख लीजिए, किसी त्रिशंकु सरकार में बहुत भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां कोई समूह या गैंग नहीं काम कर रहा है। कोई एक गलत काम करेगा, दूसरी आवाज उठा देगा। तो त्रिशंकु सरकारें, पूरा देश इस भ्रम से उबर जाए कि त्रिशंकु सरकारें नुकसानदेह होती हैं। अब आते हैं इसी बात पर यह चर्चा। यह सच है कि सामान्य स्वस्थ जीवंत और जिम्मेदार लोकतंत्र में यही अच्छा होता है कि विधानसभा और सांसद अपने पूरे कार्यकाल तक बनी रहें। यह सच है कि सामान्य स्वस्थ जीवंत और जिम्मेदार लोकतंत्र में यही अच्छा होता है कि विधानसभा और सांसद अपने पूरे कार्यकाल तक बनी रहें। लेकिन यदि लोकतंत्र बीमार है, प्रत्याशी वोट खरीद रहे हैं, वोट जाति, धर्म व क्षेत्र या अन्य किसी सीमित स्वार्थ से प्रेरित होकर पड़ती है, तो अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करने से डरते हैं। जेलों में रहते हुए भी माफिया चुने जा रहे हैं। तब जल्दी जल्दी होने वाले चुनाव और त्रिशंकु संसद और विधानसभाएं देश के लोकतंत्र को पुनः स्वस्थ और क्रियाशील बनाने का एकमात्र स्वाभाविक उपाय है, नेचुरल सॉल्यूशन है, नेचुरल औषधि है। कुछ लोगों का विचार है कि जल्दी जल्दी होने वाले चुनाव देश के लिए हानिकारक हैं, जैसे शुक्ला जी ने अपने मन की शंका व्यक्त की है। ये सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि नेता लोग वही कहते हैं। वो हानिकारक तो नेताओं के लिए कि दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे कहें कि हम पे संकट आ गया है, तो वो कहते हैं देश पे संकट आ गया। हर मध्यावधि चुनाव नेताओं पे संकट है, लोभी नेताओं पे संकट है, जो ज्यादा पैसा खर्च करके जीते हैं उन पे संकट है। कम पैसा पर या जन सहयोग से जीते हुए व्यक्ति पे भी कोई संकट नहीं है और जनता पर भी कोई संकट नहीं। कुछ लोगों का विचार है कि जल्दी जल्दी होने वाले चुनाव देश के लिए हानिकारक हैं, लेकिन अपने लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए और उसके अनेक अवांछित तत्वों को साफ करने के लिए बारंबार चुनाव का होना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। बार बार होने वाले चुनाव हमारे लोकतंत्र को थोड़ा बहुत सुधारने में मदद कर सकते हैं। ऐसे सभी चुनावों में नेताओं पर मुसीबत आती है, संकट आता है, भार पड़ता है और वे शोर मचाने लगते हैं कि देश पर भारी विपत्ति आ गई, क्योंकि वे लोग तो हर काम देश के नाम पर ही करते हैं। फलस्वरूप वे अपनी समस्या को देश की समस्या के रूप में प्रक्षेपित करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह कि जिसके लिए वो बार बार होने वाले चुनाव सुअवसर हैं, वरदान हैं जनता के लिए, वह जनता भी मानने लगती है कि ये उनके लिए खराब है। जैसे शुक्ला जी ने सुन करके ये बात कही कि ये बड़ा संकट का होगा अगर त्रिशंकु विधानसभाएं या लोकसभाएं आए। ऐसा मीडिया के प्रक्षेपण के कारण होता है। प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं वे सब नेताओं की आवाज में आवाज मिलाकर यही प्रचार करते हैं कि चुनाव खराब होते हैं, देश के लिए बोझ होते हैं। इवन नॉर्मल जो चुनाव होते हैं उसके लिए भी कहा जाता है कि बोझ होते हैं। अब जनता जो है वह सब तरफ से यही सुनती है और वह भी इस मिथ पर, भ्रम पर विश्वास करने लग जाती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चुनाव बहुत महंगे पड़ते हैं और राजकोष पर अनावश्यक भार डालते हैं। चुनाव पर जो खर्च होता है वह योजना पर होने वाले खर्च की अपेक्षा बहुत मामूली होता है और चुनाव में सरकार कुछ हजार करोड़ खर्च करती है, जबकि योजना बनाने में प्रति वर्ष कई लाख करोड़ का खर्च आता है। और यह सच है कि कोई भी पंचवर्षीय योजना जनता के हित में उतना काम नहीं कर पाती जितना कि एक चुनाव कर देता है। साधारण से साधारण जन के लिए इसका लाभ सचमुच छन कर पहुंच जाता है। धन सचमुच बहता है और जनता तक पहुंचता है। गांवों के गरीब लोगों को और शहरों में झुग्गी झोपड़ों में रहने वाले लोगों को बड़े बड़े फायदे हो जाते हैं। यह रियलिटी है। गलत है यह
होना ही नहीं चाहिए, चुनाव में इस तरह बंटवारा बंटना ही नहीं चाहिए। जनता को खुद अच्छे लोगों को चुनकर ढूंढ करके उनको प्रत्याशी बनाकर जिताना चाहिए। लेकिन वह अवस्था आएगी, वह अवस्था 10, 15, 20 साल में। वो अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक चलो कुछ तो जनता तक पहुंचता है। जो योजनाएं नहीं ले जा पाती हैं, जो सरकारी योजनाएं नहीं ले जा पाती हैं, वो डायरेक्ट वहां पहुंचता तो है, बंदर बांस की जगह पे जनता तक बंटने लगता है। गांव के गरीब लोगों को शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बड़े बड़े फायदे होते हैं। सड़कों गलियों की मरम्मत हो जाती है। टैक्सी चलाने वाले, माइक और लाउडस्पीकर लगाने वाले, पैम्फलेट बांटने वाले, सबको चुनाव के समय काफी पैसे मिल जाते हैं। कभी कभी तो लोगों को साइकिल, हैंडपंप, साड़ियां और अन्य अनेक जरूरत की चीजें भी मिल जाती हैं। बार बार होने वाले चुनाव भगीरथ हैं, जो भगवान शिव के मस्तक से गंगा को उतारकर साधारण जनता तक पहुंचाते हैं। लोगों को खुश होना चाहिए कि गंगा उन तक पहुंची, लेकिन खुश होने के जगह पे बजाय वो दुखी होने लगते हैं। इस समय अनेक सदस्य भविष्य में आने वाले चुनाव के लिए अपने कार्यकाल में लगातार धन इकट्ठा कर रहे हैं। तमाम जो करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत रहे हैं, वो लगातार पैसा इकट्ठा करते रहते हैं अगले चुनाव में जीतने के लिए, और कई अपने पुस्तों के लिए, या उनका कोई पूंजीपति ने के फंडिंग है तो फिर उसके लिए। कई तो विदेशों से भी फंडिंग अब होने लगी है। तो चुनाव में इतने सारे निहित स्वार्थ काम करते हैं, अविश्वसनीय। लेकिन जब जनता जाग जाएगी, अपने प्रतिनिधि वहां भेजने लगेगी, तो फिर सारा कुछ व्यवस्था उसके लिए करने लगेगी, सोचने लगेगी। तो ये उनका तो जीत जाने के बाद भविष्य में आने वाले चुनाव के लिए अपने कार्यकाल में लगातार धन इकट्ठा करते रहते हैं। ये उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म कर दिया जाता है। मान लीजिए कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, उसको सोचा कि 3-4 साल में उतना भरपाई कर लेंगे और 2 साल में एक्स्ट्रा अगले चुनाव के लिए कमा लेंगे। लेकिन अगर 2 ही साल बाद चुनाव हो गया तो जितना उन्होंने लगाया था उतना भी नहीं निकला। तो जो व्यापार करने के लिए वहां गए थे या लूटने के लिए गए थे, उनके लिए तो घाटे का सौदा हो गया। तो इस समय अनेक सदस्य भविष्य में आने वाले चुनाव के लिए अपने कार्यकाल में लगातार धन इकट्ठा करते रहते हैं। तो यदि उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म कर दिया जाता है त्रिशंकु सरकार की वजह से, तो भ्रष्टाचार भी उसी अनुपात में घट जाएगा। और बार बार के चुनाव हमेशा त्रिशंकु संसद और विधानसभाओं के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। संसद और विधानसभा के इस प्रकार के सदनों में एक एक सदस्य के भ्रष्टाचार की पोल खुलने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि जब एक ही पार्टी की सरकार नहीं होती तभी गिरते हैं, यानी कि मिलीजुली सरकार। तो अगर एक पार्टी गलती करती तो दूसरी बोलने लगती है, क्यों? और अगर चुप रहेगी तो फिर अगले चुनाव में इसके भ्रष्टाचार का उसे भी जिम्मेदार मान लिया जाएगा। तो इसलिए वहां पोल खुलने की संभावना बहुत रहती है। तानाशाही की वृत्ति त्रिशंकु सरकारों में होती ही नहीं है, इसलिए वहां भ्रष्टाचार भी कम होता है, क्योंकि त्रिशंकु सदनों में भ्रष्टाचार का खुलासा अधिक होता है। इन बार बार होने वाले चुनावों में भारतीय चुनाव पद्धति को अपने लोकतंत्र से संबंधित तमाम बातों में नए अनुभव होते हैं। हर चुनाव जनता के लिए एक सबक भी होता है। यह भारत के लोकतंत्र की विशेषता रही है कि अलग अलग मुद्दे अलग अलग चुनाव में उठते रहे हैं, पर ऐसा कोई भी एक मुद्दा नहीं है जो अनेक चुनाव में लगातार उठता रहा हो। 2-3 चुनावों के बाद वो पुराने मुद्दे एकदम डेड हो जाते हैं। बस 3 चुनाव तक, चाहे वो जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी इस वाद का हो, चाहे उस वाद का हो, अंत में जनतावाद, जन जागरण, जनता के लिए सब कुछ, जनता और प्रकृति के लिए, धरती के लिए सब कुछ, यही वाद चलेगा। बाकी सब वाद अपने आप फिसड्डी साबित होते हैं। यह भारत के लोकतंत्र की विशेषता रही है कि अलग अलग मुद्दे अलग अलग चुनावों में उठते रहे हैं, पर ऐसा कोई एक भी मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा नहीं है जो अनेक चुनावों में लगातार उठता रहा हो। तमाम तरह के व्यर्थ के हानिकारक मसले भी उभर कर आए हैं, जैसे धर्म, जाति, वर्ग, विभेद, राजवंश आदि। लेकिन अच्छी बात यह है कि मतदाता एक ही मुद्दे को एक बार में लेता है और अगले 1-2 चुनावों के बाद चुनावों में उन मुद्दों को छोड़ भी देता है। धर्म, जाति, धन और बल के मुद्दे अब फीके पड़ने लगे हैं। भाग्य से प्रत्येक अगले चुनाव में नए मुद्दे जोर पकड़ने लगते हैं, जो कि पिछले मुद्दों से भिन्न होते हैं। फलस्वरूप हम सब देखते हैं कि खराब मुद्दे थे वे एक के बाद एक खुद ही समाप्त होते जाते हैं। एक के बाद एक उनका आकर्षण खत्म हो रहा है, और क्योंकि अपने ही और जाति और धर्म के लोग जब चुन करके गए और उनके कुछ नहीं किया,
फिर वो पैसे कमाने में या पूंजीपतियों की मदद में लग गए या उल्टा सीधा काम करने लगे, तो फिर आदमी सोचता है कि ये तो हमको बेवकूफ बना के चले गए, जात के नाम पर और धर्म के नाम पर या इस मुद्दे के नाम पर उस मुद्दे के नाम पर हमको ठग के चले गए। भाग्य से प्रत्येक अगले चुनाव में नए मुद्दे जोर पकड़ते हैं जो पिछले मुद्दों से भिन्न होते हैं। फलस्वरूप हम देखते हैं कि खराब मुद्दे थे वे एक के बाद एक खुद ही समाप्त होते जाते हैं, एक के बाद उनका आकर्षण खत्म हो रहा है। जनता एक के बाद एक इन मुद्दों की व्यर्थता को समझ रही है और समय अब आ रहा है कि कुछ ही जल्दी चुनावों के बाद सारे नकारात्मक और निरर्थक मुद्दे खत्म हो जाएंगे और चुनावों में सकारात्मक मसले, आम आदमियों की समस्याएं, योग्यता, विशेष प्रतिभा और संवेदनशीलता से संबंधित मसले भरपूर रहेंगे। धन और बल को चुनाव में क्यों महत्व प्राप्त होता है? कभी आपने सोचा कि धन और बल को चुनाव में क्यों महत्व मिलता है? पहले हम इस बात को समझ लें। दरअसल इसके अनेक कारण हैं। प्रत्याशी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहता है, किसी में भी धैर्य नहीं है। वो अगले चुनाव को वेट नहीं करता, वो इसी चुनाव में जीत लेना चाहता है। किसी की सेइंग है कि जीवित कौमें या जीवित जनता 5 साल का इंतजार नहीं करती। तो उन्होंने तो जनता के लिए कहा है कि जनता 5 साल तक इंतजार नहीं करती। अगर सरकार अच्छी नहीं है तो उसके खिलाफ विरोध करके और विद्रोह करके जनोन्मुख सरकार लाने के लिए कोशिश करेगी, अपनी आवाज बुलंद करे, 5 साल तक चुप ना रहे, अगले चुनाव तक चुप ना रहे, अगले वोट देने तक चुप ना रहे, अपनी आवाज उठाए, अपनी ताकत दिखाए, उसके लिए आंदोलन करे या जो भी करे। लेकिन मैं अनुशासित इनकलाब की बात करता हूं, इसलिए जन जागरण होता रहे, जनता में यह बात घर कर जाए कि अगले चुनाव में हमको किन लोगों को चुनना है, उसकी तैयारी होती रहे, जनता तैयारी करती रहे। लेकिन ये नेता भी वही कहते हैं कि वो 5 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है कि अब अगले चुनाव में, अगर इस चुनाव में हम नहीं जीते तो अगले में जीतेंगे। तो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। वो साम दाम दंड भेद राजशाही वाली पद्धति, क्योंकि लोक नीति नहीं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो राजशाही के दंड फंद सारी शक्ति लगा देंगे, सारे बल भी लगा देंगे, सारे धन भी लगा देंगे। तो प्रत्याशी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं, किसी में भी 5 साल का, अगले 5 साल का धैर्य नहीं है। दूसरा, चुनाव जीतने के बाद कितना धन दांव पर लग जाता है। सांसद व विधायक निधियों की अपार धनराशि के आकर्षण में बहुत लोग जी जान से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद जो सांसद और विधायक निधियां हैं और तमाम सारे ठेके पट्टी ये सब, तो वह सब दांव पर है कि अगर हम जीत जाएंगे, वो दिखता है, ये हमारे कब्जे में आ जाएगा, तो इसके लिए हम एक व्यापार के रूप में कि हमें इतना मिलने वाला है और इसके लिए हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सांसद व विधायक निधियों की अपार धनराशि के आकर्षण में बहुत लोग जी जान से चुनाव लड़ते हैं। जब से सरकार में विधि निर्माण और कार्यपालिका का पक्ष एक सा हो गया, जो शुरू में मैंने कहा था कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस, ये जो मंत्रियों के हाथ में इन्होंने ग्रैब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद, और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट तो आगे करेगी नहीं, और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी या तो कार्यपालिका पे है या विधायिका पे है। कार्यपालिका जब मंत्री जी के आदेश से ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो फिर कैसे करे? इस पर अक्सर मैं वो उदाहरण देता हूं। 76 बैच के एक बहुत ही बढ़िया IAS SS यादव, भोपाल में हम लोग साथ साथ भी थे, उन्होंने किताब लिखी वाई आई लेफ्ट IAS। उन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी और फिर वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते थे, और चाय की एक गुमटी थी उसी स्कूल के बच्चे के पास। मैं भोपाल पोस्टिंग में उनके साथ अक्सर वहीं चाय पीता था। अभी 5-6 महीने पहले पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, बहुत दुखद रहा। तो वो क्यों उन्होंने नौकरी छोड़ी, उसका कारण जान लेने के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं कि देश किस स्थिति में है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी थी वही 98-99 के आसपास। ये आज के रोग नहीं है, ये रोग पिछले 50-60 सालों के हैं। दुष्यंत कुमार का वो शेर याद करिए कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं,
कोई जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। जो भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव जीत रहा है, वो जान लीजिए कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। वह केवल और केवल व्यापारी है या लुटेरा है, और कुछ नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो या पार्टियां हो। तो एस यादव जी जुझारू व्यक्ति, पूरा जज्बा कि सिविल सर्विसेज में आए हैं तो हमें देश के लिए कुछ करना है। कुछ गरीबों की जमीन माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, मुकदमा चल रहा था। बेचारे गरीबों का एक समूह अपने कोई ग्रुप बना करके कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, दूसरी तरफ माफिया। लेकिन फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत दिन तक लटका रहा मामला, 20-25 साल तक, फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि यह गरीब जमीनों की है, और गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि इसे शीघ्र से शीघ्र खाली करा करके इनको वापस दिलाए। वह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसे ही आया, एस यादव जी की जांबाजी, बहादुरी और संवेदना, वाकई सिविल सर्विसेज कैसी होनी चाहिए उसका उदाहरण, वो बुलडोजर लेकर के, आज बुलडोजर का इतना नाम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बुलडोजर लेकर के उस अवैध जो वहां माफियाओं ने कब्जा कर रहा था उसको खाली करने के लिए पहुंच गए। मध्य प्रदेश सरकार की बात, उन्होंने खाली कराना शुरू किया था, अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर उनके हाथ में वहीं दिया जाता है कि यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट। इस जिले से तुम्हारा कहीं और किसी और जिले में या किसी और, वो पोस्टिंग कहाँ हुई मुझे, या सचिवालय में अटैच कर दिया गया, क्या हुआ, उनको उस जिले से के डीएम से ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उनको इंप्लीमेंट कर रहे थे और उनका ट्रांसफर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को तो सुओ मोटो इस इवेंट पर एक्शन लेना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए राष्ट्रपति को लिखना चाहिए था। लेकिन व्यवस्था यहां तक सड़ चुकी है। तब उन्होंने किताब लिखी थी, उन्होंने तुरंत रिजाइन किया और किताब लिखी वाई आई लेफ्ट IAS, क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए, जन सेवक तो रहे ही नहीं, हम तो इन नेताओं और लुटेरों के सेवक हो गए हैं। जब मंत्री जी के हाथ में हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग है, विजिलेंस है, हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उनको दे दिया गया है, हम उनके नौकर हो गए हैं, तो हम जनता की सेवा कैसे करेंगे? और जनता की सेवा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश की तो हमारा ट्रांसफर हो गया। आज तो ट्रांसफर हुआ है, कल पता नहीं क्या हो। ये हालत है, पानी नाक से ऊपर जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं, जागो गणराज्य जागो। तो बात यहां हो रही थी कि जब से सरकार के विधि निर्माण और कार्यपालिका का पक्ष एक सा हो गया है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जब दोनों नेक्सस हो गया है, बल्कि नेक्सस क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वह नौकर हो गया है, गुलाम हो गया है विधायिका का, तो यही होगा जो हो रहा है। इस नेक्सस को तोड़ना सबसे जरूरी है, तभी टूटेगा जब आप अच्छे लोग चुन चुन करके वहां भेजेंगे जो इस नेक्सस को तोड़ेंगे। तो इसलिए इस नेक्सस को तोड़ने की जिम्मेदारी भी हम भारत के लोगों की है और किसी की नहीं है। न कोई फरिश्ता आएगा, न कोई आसमान से आएगा, और न कोई यूएनओ से आएगा। तो जब से सरकार के विधि निर्माण और कार्यपालिका का पक्ष एक सा हो गया है, संसद या विधानसभाओं का सदस्य बन जाने का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। स्थानांतरण और नियुक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभकारी उद्योग हो गया है। स्थानांतरण और नियुक्ति अपने आप में एक बड़ा लाभकारी उद्योग हो गया है। अब सोचिए कि जिस ऑफिसर को इसकी जगह पर ट्रांसफर किया गया होगा और उसने जाके ज्वाइन किया होगा, उसकी प्रतिबद्धता किसके लिए होगी? सुप्रीम कोर्ट के सही डिसीजन के प्रति या एक लुटेरी सरकार के प्रति, माफियाओं की सरकार के प्रति? स्थानांतरण और नियुक्ति अपने आप में एक बड़ा लाभकारी उद्योग हो गया है।
इसलिए वे सब लोग जो जल्द से जल्द धन कुबेर बनना चाहते हैं, वे विधानसभा और संसद में प्रवेश करते ही अपने लक्ष्य की सिद्धि का मार्ग पा जाते हैं। चौथा, मीडिया और विज्ञापन बहुत कम समय में, कम परिश्रम में चुनाव जिताने में बहुत सहायता करते हैं। हाँ, वहां पैसा जरूर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए जिनके पास पैसा है और जिन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में कोई खास काम नहीं भी किया है, वे जानते हैं कि पैसा लुटा देने से और मीडिया में पैसा लुटाकर अपनी गॉड ईश्वरीय इच्छा भी बना देने से चुनाव जीत सकते हैं। अपने क्षेत्र में सेवा कार्य करने का विकल्प में पैसे ने जगह बना ली है। जो बेचारा सेवा कर रहा है, उसकी जगह पर जो पैसा खर्च कर रहा है वो जीत रहा है। और इतना सा बच्चा भी समझ सकता है कि जो करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत रहा है, वह किस उद्देश्य से जीत रहा है। वह लुटेरा है, कई गुना कमाने के लिए वहां जा रहा है। इसलिए अपने आसपास जो सेवा कर रहा है उसको ढूंढिए, उसको प्रत्याशी बनाइए और जिताइए। मत डरिए कि त्रिशंकु विधानसभा होगी या इंडिपेंडेंट भर जाएंगे। जैसे अगर किसान की तरह से सोचिए, किसान के रूप में अपने को समझिए कि किसान को अगर खेत तैयार करना है फसल बोने के लिए, तो पहले वो ढेले तोड़ता है, हेंगाता है, जोतता है और पाटा चलाता है। जब भुरभुरी मिट्टी हो जाती तब फसल उगती है, बीज डालता है। वैसे ही हमें अगर इस देश में लोकतंत्र की फसल उगानी है, जनशक्ति की फसल उगानी है, जनता की आवाज से सारे फैसले होने हैं, तो हमें पहले सारे ढेलों को तोड़ना होगा। और जितनी पार्टियां हैं सब ढेले हैं। जो भी करोड़ों अरबों खर्च करके जो समूह विधानसभा लोकसभा में जा रहे हैं वो सब ढेले हैं। इनको खत्म करके आपके प्रतिनिधि, आप ऐसे प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके एक भुरभुरी विधानसभा और लोकसभा बनाइए, जहां कोई ढेला ना हो, कोई समूह ना हो। सारे समूह ढेले हैं, चाहे ग्रुप के हों और चाहे पार्टियों के हों। उससे अलग भुरभुरी जमीन तैयार करिए विधानसभा और लोकसभा में, ताकि लोकतंत्र की फसल, जनतंत्र की फसल लहलहाए। उसके लिए तैयार करिए अपने आप। अगला, जब आवश्यकता से कहीं अधिक धन खर्च किया जाता है तब महाबली लोगों का सामने आना स्वाभाविक है। जब आवश्यकता से कहीं अधिक धन खर्च किया जाता है तब महाबली लोगों का सामने आना स्वाभाविक है। महाबली लोगों को उचित पैसे देकर किराए पर ले लिया जाता है, जिससे कि निश्चित रूप से चुनाव जीता जा सके। महाबली लोगों ने जब देखा कि हमारी ही सहायता से इन्होंने चुनाव जीता, और तब उन्होंने स्वयं प्रत्याशी बनकर चुनाव में भाग लेना शुरू कर दिया। बाहुबलियों ने पहले तो देखा कि हमारे सहारे से तमाम लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो उनका कि तो हम भी जीत सकते हैं, तो वो भी जीतने लगे, वो भी मंत्री बनने लगे। डकैत तक मंत्री बन गई, लोकसभा में पहुंच गई। तो महाबली लोगों ने जब देखा कि हमारी ही सहायता से इन्होंने चुनाव जीता है, तब उन्होंने स्वयं प्रत्याशी बनकर चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। और एक बार ऐसे लोग जहां प्रत्याशी बनकर आए कि इन महाबलियों के चुनाव में भागीदारी अनेक प्रकार से बढ़ जाती है, उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और फिर सही जो सेवा करने वाला व्यक्ति है वो अपने को ठगा सा महसूस करता है कि यश और सम्मान इनको मिल रहा है और मैं लगातार केवल इसलिए सेवा कर रहा है कि वो सेवा किए बिना नहीं रह सकता। उसकी संवेदना ऐसी है कि वो वही करेगा। धन और महाबलियों के आने वाले चुनावों में, यह चुनाव बीच बीच में कराए जाएं, धन और महाबलियों की आगे आने वाले चुनाव में यदि चुनाव बीच बीच में बार बार कराए जाएं, प्रभुता समाप्त हो जाएगी। इन बार बार के चुनाव में वे लोग जो राजनीति से इसलिए जुड़े हुए हैं कि वे पैसा कमा सकें, विचलित हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि राजनीति अब उतनी नफे वाली दुधारू गाय जैसी चीज नहीं रही। और जब इस प्रकार चुनाव यूं बार बार होने लगेंगे कि चुनाव में जो सारा धन लगेगा और बाद में कमाई में कई गुना मिलेगा, तो पैसे को, व्यवसाय को ही सब समझने वाले लोग राजनीति उतना नहीं निकाल पाएंगे। तो पैसे को, राजनीति को व्यवसाय समझने वाले लोग राजनीति से भागने लगेंगे और दूसरे ऐसे रास्ते नफे वाले व्यवसाय को खोजेंगे जिनसे जल्दी से ज्यादा पैसा कमा सके। तो ये बार बार का चुनाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, त्रिशंकु लोकसभा और विधानसभाओं का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे चुनाव में जीतना और राजनीति में रहना कम नफे का बिजनेस सिद्ध होगा।
ये बिजनेस नहीं बल्कि सेवा का फिर भाव आने लगेगा वहां पर। पैसे की लंबी कमाई यहाँ जहां चुनाव जीतने से हटी, माफिया वहां से अपने आप हट जाएगा। वे लोग दूसरे दुधारू क्षेत्र खोजने लगेंगे। इस प्रकार शीघ्र चुनाव वाली पद्धति से अन्य लाभ भी हैं। एक बार जहां पैसे का प्रवाह विलीन हुआ, चुनाव प्रचार और चुनाव विज्ञापनों पर खर्च भी अपने आप कम होने लगेगा। चुनाव प्रचार में खर्च जब कम होगा तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है उनके चुने जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तब उनका काम ही प्रचार होगा। अभी तो पैसे के माध्यम से प्रचार हो रहा है। तब प्रत्याशियों द्वारा किया गया कार्य ही केवल उनका विज्ञापन होगा। सही चुनाव पद्धति का प्रयोजन और लक्ष्य भी यही है। आजकल अच्छे लोग जिनके अपने चुनाव क्षेत्र में अच्छी छवि है और जो वहां बहुत समय से रह रहे हैं, चुनाव इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी पूर्व धारणा है कि वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आजकल बिल्कुल आम धारणा कि अच्छे लोग चुनाव में भाग ही नहीं ले सकते, जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वह सब दूर हो जाएगा अगर बार बार इसी तरह से बार बार चुनाव होते रहे तो संघ को विधानसभाओं की वजह से या लोकसभा की वजह से। कारण यह है कि उनके पास पैसे और महाबली लोग उनका विज्ञापन और प्रचार करने के लिए नहीं है। आजकल अच्छे लोग जिनकी अपने चुनाव क्षेत्र में अच्छी छवि है और जो वहां बहुत समय से रह रहे हैं, चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं या लड़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी पूर्व धारणा है कि वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कारण यह है कि उनके पास पैसे और महाबली लोग उनका विज्ञापन और प्रचार करने के लिए नहीं है। इस प्रकार ये बार बार के चुनाव बेहतर प्रत्याशी और सदनों के लिए बेहतर सदस्यों के लिए रास्ता खोल देंगे। आपने देखा होगा कि लोहे की छड़ या डंडे को काटने की सुविधा न हो तो कैसे कैसे उसे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। यदि कई बार झुकाया जाए या इस तरफ से उस तरफ मोड़ा जाए तो वो टूट जाती है। ठीक इसी प्रकार ये बार बार के चुनाव इस प्रकार के लोगों को हर तरफ से घुमा देंगे, झुका देंगे और अंततः वे टूट कर बिखर जाएंगे। यह भी नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया गया मिथक या भ्रम है कि चुनाव के कारण दाम बढ़ते हैं और चुनाव और महंगाई का अध्ययन करने पर यह भी नेताओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया गया भ्रम है या मिथक है कि चुनाव के कारण दाम बढ़ते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि दाम बहुत बढ़ जाएंगे। चुनाव और महंगाई का अध्ययन करने पर आपको पता लगेगा कि महंगाई का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत चुनाव से तो महंगाई थोड़ा कम की तरफ होती है। पहले कई सालों में, खासतौर 80 और 90 के दशक में देश ने कई चुनाव जल्दी जल्दी देखे हैं, लेकिन चीजों के दाम सामान्य रहे हैं। 60 और 70 के दशक में चुनाव अपने समय पर हुए थे, लेकिन दाम तेजी से बढ़े थे। यदि चुनाव जल्दी जल्दी होंगे तो भी दाम नहीं होंगे, यदि चुनाव जल्दी जल्दी नहीं होंगे तब भी दाम बढ़ते ही रहेंगे। इधर देखिए, बड़े स्टेबल सरकारें आ रही हैं और दाम भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये सब भ्रम है जो फैलाया गया है ताकि इसी जिस तरह से सिस्टम चल रहा है उसी में रहो, उससे बाहर मत सोचो। तुम अपने को शक्तिशाली मत मानो, तुम अपने सेवक मत चुनो, तुम अपने को प्रजा मानो और हम ही को चुनते रहो राजा मान करके, और अपनी आंखें बंद रखो, गांधारी बने रहो। यदि चुनाव जल्दी जल्दी नहीं होंगे तो भी दाम बढ़ते ही रहेंगे। महंगाई के चुनावों के अलावा अनेक अन्य कारण भी हैं। चुनावों के अलावा महंगाई बढ़ने के तमाम सारे कारण होते हैं। यह तो राजनीतिक पुरोधाओं का अपना स्वार्थ है कि वे जनता को चुनावों से डराते हैं, इसलिए वे इस महंगाई को कारण बताते हैं। मिलीजुली सरकारों के अनुभवों ने विश्व में हमारी छवि को भी बढ़ाया है। वे हमारे लोकतंत्र को पूरी आस्था और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब उन्हें विश्वास है कि यह किसी भी प्रकार की स्थिति में स्थिर रह सकेगी। मिलीजुली सरकारों के कार्यकाल में भी विदेशी निवेश बहुत बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर लोगों ने समझ लिया कि हमारा देश एक के बाद एक संगठित सरकारों के आने पर और ताकतवर होकर सामने आया। इसलिए इस बारे में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। मिलीजुली सरकारें भी संगठित तरीके से काम करती रहीं। इस प्रकार के डर निहित स्वार्थ के लोगों द्वारा इसलिए बिठा दिए गए हैं लोगों के मन में, जिससे कि लोग इन बार बार होने वाले चुनाव से डरते रहें, घृणा करते रहें और जिस तरफ जिताऊपन दिखे, चाहे वो जात के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे कोई और नारों के नाम पे, चाहे भगवान जैसी इमेज के नाम पे, बस उसी तरफ वोट देते रहें। जबकि संविधान पास करते समय
26 नवंबर 1949 को राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष और अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन दोनों ने कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील लोग नहीं चुनकर आएंगे ये देश खुशहाल नहीं कर पा होगा और ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। उनकी उस बात को गांठ मार लीजिए कि अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील लोगों को ही जिताना है, भले ही वो त्रिशंकु सरकार बनाए, स्थिर सरकार बनाए, लेकिन लुटेरों के हाथ में व्यवस्था देने से अच्छा है कि सभ्य संवेदनशील अच्छे चरित्रवान ईमानदार 544 सांसद विधायक लोकसभा में और ऐसे ही विधानसभाओं में भर दिए जाएं जो केवल सेवा कर रहे हों, जनता को ढूंढ ढूंढ करके ऐसे लोगों का। हमारा संविधान इतना प्यारा बना हुआ है, अगर आप उसको जानेंगे ही नहीं तो व्यवस्था आएगी कैसे? मालिक आप हैं, उसको इम्प्लीमेंट आप ही को करना। जल्दी जल्दी होने वाले चुनाव स्थायी समाधान नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि जल्दी जल्दी होने वाले चुनाव स्थायी समाधान नहीं है। निश्चय ही देश के पास एक दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिप्रेक्ष्य की योजना होनी चाहिए। तो दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य के लिए 5 साल की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं मानता हूं यह सही है कि सरकार में लगातार जल्दी जल्दी होने वाले बदलाव दीर्घकालीन योजना के विकास में बाधा डालते हैं, लेकिन दवा के रूप में यह बहुत जरूरी है। दवा के रूप में जरूरी है। जब 100 रुपए चल करके दिल्ली से और जमीन पर 14 रुपए आए तो इस समय इसका मतलब कि हमारी व्यवस्था बहुत ज्यादा बीमार है। उसका स्वास्थ्य का इंडेक्स 14% रह गया है। लेकिन दवा के रूप में तब उसे यह बार बार त्रिशंकु व्यवस्था और जल्दी जल्दी चुनाव ताकि लुटेरे लोग गायब हों और वाकई अच्छे लोग वहां पहुंचे, यह जरूरी है, जिसका विस्तार से अभी ऊपर चर्चा किया गया। लेकिन दवा के रूप में आवश्यक है जनता को हर प्रकार के चुनावों को, चाहे वह स्वाभाविक हो या मध्यावधि, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक सुअवसर है, वरदान है। जैसे देश में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, चुनाव सबसे बड़ा जरूरी और सकारात्मक राष्ट्रीय व संवैधानिक त्योहार है। लेकिन दवा के रूप में यह त्रिशंकु विधानसभा और लोकसभा और जल्दी जल्दी सरकार चुनाव, मध्यावधि चुनाव आवश्यक है। जनता को बार बार के हर प्रकार के बार बार चुनावों को, चाहे वह स्वाभाविक हो या मध्यावधि, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक सुअवसर है। देश में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, चुनाव सबसे बड़ा जरूरी और सकारात्मक राष्ट्रीय व संवैधानिक त्योहार है। तो इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ पर समाप्त होती है। आशा है यह जो आज चर्चा हुई है यह आपको गहराई से सोचने को बाध्य करेगी, विवश करेगी, और आपकी प्रतिक्रियाओं का मैं इंतजार करूंगा। अगर आपके मन में कुछ भी मंथन हो, कोई प्रश्न हो, उसको रखिए, उस पर चर्चा किया जाएगा खुले मन से। लेकिन भारत के सभी लोग खुशहाल हो जाएं, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हमारी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो, हर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अपने अपने तरीके से काम करें, कोई एक दूसरे पर हमला न करे, वो बैलेंस तभी बना रहेगा, वो बैलेंस बन जाए। और जो सीमांत पर पड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी देखभाल हो, जो अनाथ या अनाथ जैसे हैं उनकी देखभाल हो, जिनकी जो विवेकानंद कहा करते थे, जो उन्होंने अक्सर कहा है कि हमें हमेशा कभी ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें जो हमसे मदद मांगने आते हैं या जिनकी आवाज हम तक आती है मदद मांगने के लिए। उनमें इतनी शक्ति तो बची है कि वह हम तक आ पा रहे हैं मदद मांगने के लिए, या उनकी आवाज हम तक आ पा रही है। देश के बहुत बड़े हिस्से में बहुत बड़े लोग और साथ में प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि उनमें इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि वो हमसे मदद मांगने आए, या उनकी आवाज में इतनी शक्ति नहीं कि वो हमसे मदद के आने की आवाज हम तक पहुंच सके। व्यवस्था का वही काम होना चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मदद करे। विवेकानंद ने एकाध जाओ और ढूंढो अपने शिष्यों को और ऐसे लोगों की मदद करो। ऐसी व्यवस्थाएं याद लानी है, ऐसी व्यवस्था लानी है, उनका वो चेहरा याद रखना है, विवेकानंद का और ऐसे लोगों का जिनको मदद की जरूरत है। प्रकृति को याद रखना है, जो प्रकृति को बचाएं।
आज का आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ विराम लेती है। बहुत बहुत